कल की क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो होगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन इंटू अल्फा। उसके बाद कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा। इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो है एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। और थर्ड है टेन एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा। इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो होगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये तीन बातें हम लोग ने कल की क्लास में पढ़ी थी, ये तीन पॉइंट्स। हाँ, अब आगे देखो। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टी लिखा है। इससे पहले हम लोग साइन कॉस और टेन के लिए अलग अलग स्पेसिफाई करते थे। ठीक है, टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा, मतलब जैसे यहाँ पे टी जो है साइन, दोनों साइड साइन भी हो सकता है, दोनों साइड कॉस भी हो सकता है, दोनों साइड टेन भी हो सकता है। अच्छा, दोनों साइड कोसेक भी हो सकता है, दोनों साइड सेक भी हो सकता है, दोनों साइड कॉट भी हो सकता है। तो उससे क्या होता कि अब टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा का जनरल सोल्यूशन हर टी के लिए, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कोसेक हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉट हो, वो हमेशा सेम आता है जनरल सोल्यूशन। देखो वो क्या आता है, जैसे फॉर एक एग्जांपल ले हम लोग, इफ आई टेक एन एग्जांपल दैट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू, तो हम लोग क्या लिखते हैं? साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय रूट टू। मैं ऐसा लिखता, साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय रूट टू। तो देखो, साइन एक्स प्लस भी हो रहा है और साइन एक्स माइनस भी हो रहा है। तो प्लस होने के लिए कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। और माइनस होने के लिए कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसका मतलब चारों क्वाड्रेंट्स में हर एक क्वाड्रेंट में एक एंगल आ रहा होगा। मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? चार सॉल्यूशन। तो जैसे अगर मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो कैसे जाऊंगा? पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो कैसे जाऊंगा? पाई प्लस थीटा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना होगा तो कैसे जाऊंगा? टू पाई माइनस थीटा। ये तो कल बताया था हम लोगों ने। तो जैसे यहाँ पे थीटा क्या होता? फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्लस के करस्पॉन्डिंग जो होता, पाई बाय फोर। फिर दूसरा तो हम लोग सोल्यूशन लिख रहे हैं। देखो, एक सोल्यूशन हो गया पाई बाय फोर, ये वाला आया, जो कि इधर वाला क्या आएगा? पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाय फोर। इधर वाला क्या आएगा? पाई प्लस थीटा, सो पाई प्लस पाई बाय फोर। इधर वाला क्या आएगा? टू पाई माइनस थीटा, मतलब टू पाई माइनस पाई बाय फोर। अच्छा, अगर मैं फिर से अब घूम के फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊं तो ये जीरो होता था, फिर ये टू पाई भी होता था। तो नेक्स्ट क्या आएगा? टू पाई प्लस पाई बाय फोर। फिर जैसे मान लो ये थ्री पाई होता, तो ये क्या आएगा? थ्री पाई माइनस थीटा, मतलब थ्री पाई माइनस पाई बाय फोर, एंड सो ऑन। तो इसमें अगर तुम पैटर्न देखना चाहो
तो पैटर्न क्या बनेगा बताओ। देखो, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है। अच्छा, पाई के साथ पाई/4 सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, पाई/4 ऐड भी हो रहा है। सिमिलरली 2 पाई के साथ पाई/4 सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, पाई/4 ऐड भी हो रहा है। तो फिर हम, एन पाई, हाँ एन पाई प्लस माइनस पाई बाय। हाँ, तो इसका पैटर्न क्या बनेगा, n पाई ± पाई/4। अंडरस्टूड। सो अब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है अगर, तो इसका जनरल सोल्यूशन जो है दैट विल बी x इज इक्वल टू n पाई ± अल्फा। जैसे लास्ट केस में अल्फा की वैल्यू क्या थी, पाई/4 थी। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू n पाई ± अल्फा होगा। ठीक है। सो अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल ये साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का ही जनरल सोल्यूशन है। इनफैक्ट ये जो जनरल सोल्यूशन है टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा का है। तो टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा, जनरल सोल्यूशन विल बी व्हाट, x इज इक्वल टू n पाई ± अल्फा। ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको याद कर लिया, टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा का x इज इक्वल टू n पाई ± अल्फा हो जाएगा। तो इफ यू वांट टू गो इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट, मतलब चारों क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं, तो हमको किसकी हेल्प लेनी चाहिए। अगर चारों क्वाड्रेंट्स कवर करने हैं तो n पाई ± अल्फा की हेल्प लेनी चाहिए। किसकी हेल्प, n पाई ± अल्फा की हेल्प। ओके, इतनी बात क्लियर है तुम लोग को। यस सर। चलो। सर वो सबके लिए होगा क्या, साइन हाँ कोसाइन tan? हाँ, मतलब चाहे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, चाहे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, इसका भी जनरल सोल्यूशन n पाई ± अल्फा होगा। चाहे कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, इसका भी जनरल सोल्यूशन यही होगा। चाहे टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा हो, इसका भी जनरल सोल्यूशन यही होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने जनरलाइज करके लिख लिया, टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा के बारे में लिख लिया। अंडरस्टूड। यस सर। चलो, तो आगे बढ़े। इतना क्लियर है सबको, एक बार कमेंट करो। ओके, सो जैसे क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4।
हो गया, वेरी गुड। तो पहला पार्ट क्या है, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। इसको हम लोग को थ्री को क्या लिखना चाहिए, रूट थ्री का होल स्क्वायर, और रूट थ्री क्या है, टेन पाई बाय थ्री। तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस, ये अल्फा है तो प्लस माइनस पाई बाय थ्री। फिर दूसरा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन बाय फोर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाफ का होल स्क्वायर, और हाफ क्या होता है, साइन पाई बाय सिक्स, इसका होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे अल्फा की जगह किसने ली, पाई बाय सिक्स ली। एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय सिक्स, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगी। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को डाउट है क्या? नेक्स्ट है पॉइंट्स टू रिमेंबर while solving trigonometric equations। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। सर एक मेरे को डाउट था सर। हाँ बोलो। सर प्रीवियस टॉपिक पे हम लोग को जब रेंज फाइंड आउट करना पड़ता है सर, वो जब क्या करें जब, रेंज रेंज हाँ हाँ सर उसमें हम लोग अगर स्क्वायर होगा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। हाँ, अगर मतलब रेज टू सिक्स होगा या फिर फाइव होगा तब क्या करते देखो अगर जैसे मान लो कि एक कोई बहुत बड़ा पॉलिनोमियल टाइप का बन गया, से अगर ऐसे टाइप का बन गया साइन रेस टू फाइव एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कुछ टेन एक्स, ऐसे टाइप का से बन गया। ठीक है, फिर इसका रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग को कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो मतलब एक्चुअली जो रेंज का टॉपिक होता है वो कैलकुलस का टॉपिक होता है। तो जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होते हैं जिनको हम लोग फॉर्मूला वगैरह लगा के कुछ सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं, उसका रेंज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से तो फाइंड कर लेते हैं। अदरवाइज जो रेंज का मेन टॉपिक होता है वो क्या होता है, कैलकुलस का होता है। तो वो हम लोग कैलकुलस वाले पार्ट में पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ते डी वाई बाई डी एक्स वाला जो पार्ट होता है। हैं? क्योंकि वो आपने जो अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज दिया था उसमें एक सम था सर ऐसा, उसमें एक कुछ तो साइन रेज टू सिक्स उसका कुछ तो हाँ रेंज था सर। हाँ, तो उसका सोल्यूशन देखो तुमको समझ में आ जाएगा। हाँ सर, ठीक। सर आप भेजोगे उसका सॉल्यूशन? हाँ, मैंने सोल्यूशन भेजा तो है ना।
हाँ सर, ग्रुप पे भेजा है आपने। भेजा है, उसको देखो ना। सर आपने अभी एक 12 बजे एक्सरसाइज दिया है, वो कभी देना है सबमिट? वो आज रात तक 11-12 बजे तक कंप्लीट कर दो, ठीक है? सर मतलब हम लोग वो रेस टू 6 उसके मतलब कैलकुलस से भी कर सकते हैं और आपने जो सोल्यूशन दिया है वो मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे कैलकुलस वाला क्वेश्चन, कैलकुलस में थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है? डिफरेंशिएट करना साइन रेज टू 6 का, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो यस। वहाँ पे तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री से जल्दी हो जाएगा। एक बार तुम उसका सोल्यूशन देखना, जो भी क्वेश्चंस तुमको नहीं आए उसका एक बार, इसीलिए मैंने सोल्यूशन भी भेजे हैं, उससे गो थ्रू करना। अच्छा, धीरे धीरे विद डे क्वेश्चंस के लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे, तो मेक श्योर कि तुम पुराना कर चुके होगे तभी तुमको आगे के क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होंगे, ओके? और रोज ऐसे ही, जैसे आज मैंने अराउंड कितने क्वेश्चंस दिए होंगे, 22-23 क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है? क्योंकि आज संडे का दिन है, थोड़ा तुम्हारे पास टाइम है तो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो जनरली मैं 10 से 12 क्वेश्चन दूंगा डेली प्रैक्टिस के लिए, और उसके अलावा जो मतलब होमवर्क मिल रहा है वो तो करना ही है। और ये 10-12 क्वेश्चन भी करते रहोगे, मिसलेनियस टाइप के करते रहोगे ना, तो तुम्हारा, तुमसे भुलाएगा नहीं कोई टॉपिक, ठीक है? जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री के दिए तो कुछ दिन बाद क्वाड्रेटिक के देंगे, ऐसे टाइप के, जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलो आगे बढ़ा जाए हम लोग। सो पॉइंट्स टू रिमेम्बर व्हाइल सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो सबसे पहली बात तो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स in competitive exams we are asked to find number of solutions, ठीक है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन में सॉल्यूशन लिख के थोड़े देगा, नहीं तो वो तो तुम पुट करके देख लोगे ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ऑप्शन में क्या देगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए कुछ मैंने सम कॉमन मिस्टेक्स पढ़ाई थी, याद है? जब हम लोग ने सेशन स्टार्ट किया था, जून में सेशन स्टार्ट किया था, तब कुछ कॉमन मिस्टेक्स पढ़ाई थी while solving equations. So now we will be going through those mistakes once again. तुमको अभी याद आ जाएगा। पहली मिस्टेक है कि कैंसलेशन, कुछ याद आ रहा है? ऑफ टर्म्स यस सर। on both sides of equation must be avoided. It may lead to loss of solution. It may lead to loss of solution. तो कैंसलेशन हम लोग को इन जनरल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा? लॉस ऑफ सोल्यूशन होगा। और जैसे इस चैप्टर में तो मैंने जैसे ऊपर लिखवाया कि मोस्टली क्या पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, ठीक है? तो एक मिनट, सर नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस और नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेम ही होता है क्या? नहीं बताता, एक मिनट रुको।
देखो, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि कौन कौन से सॉल्यूशंस इंटीजर है। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि कौन कौन से सॉल्यूशन इंटीजर है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि जैसे मान लो किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन आए 2, 2.5, 3, √2, 7, मान लो ये सॉल्यूशन है। तो अगर हम लोग को पूछे कि इसमें इसके कितने सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन तो मैं क्या कहूंगा, इसके 5 सॉल्यूशन है। लेकिन इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना है, मतलब इनमें से कौन कौन से इंटीजर्स हैं। 4 तो है। 2 इंटीजर है, 4 कहाँ है बेटा, 3 ही है ना। इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हो गए, सॉरी 3। समझ में आया। इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब कौन कौन से सॉल्यूशन इंटीजर्स हैं। खैर आगे बढ़ते हैं अपने। तो जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल शो करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, से 2 sin square x इज इक्वल टू sin x। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। टीई लिखने का मेरा क्या मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखना। ठीक है, तो और बोल दे कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन वेयर x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, मतलब 0 से 2 पाई के बीच में इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, ये हमको फाइंड करना है ना। तो देखो, कोई बच्चा क्या करता कि जैसे वो मेथड 1 यूज करता, मेथड 1 ऐसे यूज करता, 2 sin square x इज इक्वल टू sin x, और वो sin x कैंसिल होता हुआ दिख रहा होता तो कैंसिल कर दिया होता, उससे sin x की वैल्यू से हाफ आ गई। अब sin x हाफ हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, यस सर। yes, हो सकता है। कहाँ कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से मैं क्या बोलता कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है कितने हैं, 2 है। ठीक है, यहाँ से मैं बोलता कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, 2 है। अच्छा, अगर मैं मेथड 2 से करता, यहाँ पे कैंसलेशन कर दिया हम लोगों ने, 2 sin square x इज इक्वल टू sin x की जगह इस sin x को इधर ला दिया, कैंसिल नहीं किया, और sin x को कॉमन ले लिया, तो 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या क्या आया, sin x इज इक्वल टू 0 या sin x इज इक्वल टू हाफ। अब देखो, sin x इज इक्वल टू हाफ से तो हमारे 2 सोल्यूशन आ ही चुके थे, और sin x इज इक्वल टू 0, sin x 0 कहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू 0 पे होगा, पाई पे होगा, 2 पाई पे होगा। अपन को वही सोल्यूशन निकालना है जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, और क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 0 और 2 पाई अगर इंक्लूड हो सकता हो तो इंक्लूड भी कर लेंगे। तो 3 सोल्यूशन यहाँ से हो गए और 2 सोल्यूशन यहाँ से हो गए, तो टोटल कितने सोल्यूशन हो गए, 5 सोल्यूशन हो गए। सर जब sin x हाफ होता है तब 2 सॉल्यूशन कैसे सर? sin x हाफ मतलब sin x पॉजिटिव होना, तो sin x पॉजिटिव होना मतलब एक तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का आता और दूसरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का आता। जैसे एक एंगल π/6 आता, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, π-θ, तो दूसरा एंगल पाई बाय π-θ, मतलब π/6 एंड 5π/6। यही वो 2 सोल्यूशन होते हैं sin x इज इक्वल टू हाफ। तो असली आंसर क्या है, 5 सोल्यूशन की 2 सोल्यूशन,
What is the correct answer? 5 solutions. 5 solutions. It is the correct answer. So अब ऑप्शन में जैसे तुम मान लो कि ऑप्शन में 2 भी दिया रहता और 5 भी दिया होता, तो कोई बच्चा जो है कैंसलेशन कर दिया होता तो 2 सॉल्यूशंस आता और वो टिक कर दिया होता, जबकि वो गलत हो जाता. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए स्पेशली वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. कैंसलेशन वगैरह वी शुड अवॉइड. ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? सब लोग एक बार कमेंट करो, इज दिस पॉइंट क्लियर? किसी को डाउट? चलो, सो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट, जिसको ए पॉइंट मैंने बोला, कैंसलेशन वाला रूल. सेकंड पॉइंट जो है, अच्छा जो मैं पॉइंट्स लिखूंगा ये सारे रूल हम लोग पढ़ चुके हैं. मैंने जब सम कॉमन मिस्टेक्स बताई थी ना, तो उनमें सारे रूल पढ़ चुके हैं, बस तुमको रिवाइज करा रहा हूँ. सेकंड रूल वाज स्क्वायरिंग of terms on both sides must be avoided. It may lead to some of those solutions which do not satisfy the original equation. These solutions are called extraneous roots, and they won't be the part of our solution, ठीक है? इसको लिख लो. लिख लिया? ये पॉइंट भी हम लोग ने पढ़ा है, तो इसको भी मैं जैसे से ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करूं तो देखो, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में से sin x इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, फाइंड सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 से 2 पाई. फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 से 2 पाई. ठीक है? तो अब देखो sin x इज इक्वल टू हाफ,
तो 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई का क्या मतलब है, एक कंप्लीट चक्कर पूरा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे तो हमारा आंसर जो कि करेक्ट आंसर होता वो क्या होता, 2। जो कि करेक्ट आंसर होता वो क्या होता, 2। अब मान लो किसी ने स्क्वायरिंग कर दी होती, ठीक है, उससे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4 बन जाता अगर स्क्वायरिंग कर दी होती, तो उससे साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 बन जाता। अच्छा, साइन एक्स प्लस हाफ कहाँ पे होता, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, और माइनस हाफ कहाँ कहाँ होता, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या था, 4 आ रहा होता। यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4 आ रहा होता, जबकि करेक्ट क्या है, करेक्ट है 2। ठीक है, तो स्क्वायरिंग को अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायरिंग से कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते। जैसे जो सॉल्यूशन हमारे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले एंगल वाले आते हैं ना, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं इस केस में, दोज आर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। दोज आर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर है? यस सर। Okay. तो अब जैसे आगे देखो, तो ये सेकंड पॉइंट था। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है कि द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग any trigonometric equation should not make original equation undefined. ठीक है, the solution obtained by solving any trigonometric equation should not make original equation undefined. जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है से कि साइन क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा से इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे लिख देता, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू से 1 माइनस कॉस थीटा। आ रही बात समझ में? अब अगर तुम देखो तो मैं अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, 0, और राइट हैंड साइड क्या आएगा, 1 माइनस 1, 1 माइनस कॉस 0 मतलब 1 माइनस 1, मतलब वो भी 0 आएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। हो सकता है कि इसके अलावा और भी कुछ सोल्यूशन हो, अभी तो वो आगे सीखेंगे, लेकिन थीटा इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इज दैट क्लियर? लेकिन अब हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, ओरिजिनल इक्वेशन तो ये था, और अगर इसमें तुम थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो, इफ यू पुट थीटा इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 0, मतलब एक तरीके से डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जो ओरिजिनल इक्वेशन को डिफाइंड नहीं करेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0, it can't be
द पार्ट ऑफ फाइनल सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा सोल्यूशन आए वो ओरिजिनल इक्वेशन को डिफाइन करना चाहिए। whatever may be the solution, it should define the original equation. So तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करके जो भी तुम्हारा सोल्यूशन आ रहा है उसको एक बार ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखो कि कहीं डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं बन रहा। अगर वो थीटा की वैल्यू पुट करने पे तुम्हारा डिनोमिनेटर जीरो बन रहा होगा तो तुम क्या करोगे उस सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो एवरीवन प्लीज कमेंट कि ये पॉइंट क्लियर है। तो सर इसका सोल्यूशन जीरो तो नहीं है, तो फिर क्या है सर? वो हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे अभी आगे, कैसे सोल्यूशन फाइंड करना है। मतलब मैं तो एक एग्जांपल दे रहा था कि अगर कोई सोल्यूशन आ रहा है इक्वेशन सॉल्व करने पे और वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उस सिनारियो में हम लोग कैसे डील करेंगे। ठीक है, Yes, sir. चलो नाउ शैल वी मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट बी, ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट, सॉरी टू लिख दिया है, ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन A into B फॉर्म। A into B मतलब प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन प्रोडक्ट फॉर्म। कैसे? जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है कि cos थीटा इज इक्वल टू cos 5 थीटा। ठीक है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ये क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देन फाइंड जनरल सॉल्यूशन of above trigonometric equation. So what will I be doing? इस cos 5 थीटा को इधर लेके आ जाओ, तो cos थीटा माइनस cos 5 थीटा इज इक्वल टू 0। तो इससे cos c माइनस cos d बन गया। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin d माइनस c बाय 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d बाय 2। याद है फॉर्मूला? तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूलेस लगेंगे। सो ये क्या बन गया? 2 sin 2 थीटा इनटू sin 3 थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, कभी भी जैसे a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब है? या तो a 0 है या तो b 0 है। इट मीन्स व्हाट? या तो a 0 है या तो b 0 है। ओके, अब तो 2 तो ठीक है भाई, 2 तो 0 हो ही नहीं सकता, 2 तो 2 ही है। तो या तो साइन 2 थीटा 0 है या साइन 3 थीटा 0 है। अब देखो उस बात का ध्यान रखो जो मैंने कल सिखाया था कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0, उसके लिए सोल्यूशन सेट क्या होता है? x इज इक्वल टू एन पाई। इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू एन पाई। यहाँ पे x की जगह किसने ली? एन पाई। मतलब थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाय 2 एंड साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 3 थीटा इज इक्वल टू एम पाई। मतलब थीटा क्या हो गया? एम पाई बाय 3। ठीक है, सो मतलब हमारे सोल्यूशन कैसे टाइप के आएंगे तुमको पता है? हमारे सोल्यूशन जैसे इससे जो सोल्यूशन जनरेट होते हैं वो क्या होते हैं?
0, π/2। मैं n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट कर रहा हूँ। जब 2 पुट करता तो पाई बन जाता, जब 3 पुट करता तो 3π/2, फिर जब 4 पुट करता तो 2π बन जाता, डॉट 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 डॉट। और इससे जो सोल्यूशन बनता वो क्या बनता, जैसे m की वैल्यू 0 पुट करता तो 0, m की वैल्यू 1 पुट करता तो π/3, 2 पुट करता तो 2π/3, 3 पुट करता तो पाई, 4 पुट करता तो 4π/3 एंड सो ऑन। अच्छा, ये तुम लोग को बताया गया है कि जब और होता है तो उनके बीच में क्या लगता है, यूनियन। ये याद है ना कि जब भी और होता है तो उनके बीच में यूनियन लगता है। इसका मतलब जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा उसमें ये वाले भी होंगे और ये वाले भी होंगे। ठीक है, सो आई कैन राइट 0, π/3, π/2, 2π/3, मतलब ऐसे ही सारों का कलेक्शन, दोनों का मिक्सचर इसमें हो जाएगा। समझ में आई बात? या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ, फाइनल सॉल्यूशन विल बी n π/2 यूनियन m π/3। इतनी बातें समझ में आई तुम लोग को? एक बार प्लीज कमेंट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और थीटा वो था, वो m π/3 था, तो फिर वो 0 π/3 2π/3 कैसे आया? m की वैल्यू मैंने पुट की ना, यहाँ पे m क्या है, इंटीजर होता है। m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे पुट करो, तो m की वैल्यू 0 पुट की तो 0 बन गया, m की वैल्यू 1 पुट की तो π/3 बन गया, m की वैल्यू 2 पुट की तो 2π/3 बन गया, m की वैल्यू 3 पुट की तो 3π/3 मतलब पाई बन गया, एंड सो ऑन। समझे? यस सर। ओके, तो अब एक क्वेश्चन तुम लोग करो। साइन 9 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या लिखा है? साइन 9 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, देन फाइंड, फाइंड क्या करोगे? पहला पार्ट जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो पहला पार्ट है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, दूसरा पार्ट है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर थीटा बिलोंगिंग टू 0 से पाई। 0 से पाई के बीच में कितने सॉल्यूशंस होंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, इसको फाइंड करोगे तुम लोग। ठीक है, उसको करो, मैं 1 मिनट में आया।
जनरल सोल्यूशन आया किसी का? गुड। अब नंबर ऑफ सोल्यूशन डिफाइन कर लो। पहले क्या करोगे? जनरल सोल्यूशन निकालोगे। तो जनरल सोल्यूशन किस तरह से कैसे निकालेंगे? जैसे अभी निकाला था। ठीक है, तो अब देखो, पहले तो दो मेथड, जैसे मैं मेथड 1 की बात करूं, साइन 9 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, जो मेथड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस साइन थीटा को इधर लेके आ जाओ, तो साइन 9 थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि या तो साइन 4 थीटा 0 हो जाएगा, या तो कॉस 5 थीटा 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो साइन 4 थीटा 0 होने के लिए, देखो साइन थीटा 0 होने के लिए या साइन एक्स 0 होने के लिए जनरल सोल्यूशन क्या था? x इज इक्वल टू एन पाई। और cos x 0 होने के लिए जनरल सोल्यूशन क्या था? x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये तुमको याद करके रखना है, अगर याद करके नहीं रखते तो फिर तुमको मुश्किल होगी। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, कल की क्लास में। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 थीटा आ गया इज इक्वल टू एन पाई, मतलब थीटा क्या आ गया? एन पाई बाय 4। यहाँ पे क्या आ गया? 5 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2।
मतलब थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे m लिख लो, 2m + 1 π/10। यहाँ पे m और n जो है दोनों इंटीजर्स हैं, बोथ आर इंटीजर। तो अब हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? कि जनरल सॉल्यूशन विल बी n π/4 एंड 2m + 1 π/10। ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, अब ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा? ओवरऑल सॉल्यूशन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि अपने को इस जनरल सॉल्यूशन से 0 से पाई के बीच में क्या क्या सॉल्यूशन आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो देखो n π/4 है, तो अब n की वैल्यू मैं 0 पुट करता तो 0 बनता, n की वैल्यू मैं 1 पुट करता तो π/4 बनता, n की वैल्यू मैं 2 पुट करता तो 2π/4, 3 पुट करता तो 3π/4, 4 पुट करता तो 4π/4। ठीक है। अच्छा, 5 पुट करता तो 5π/4, और वो पाई से बड़ा हो जाता तो उसको नहीं लेना। सो आई विल बी, अब 2π/4 को कोई π/2 भी लिख सकता है, और 4π/4 को कोई पाई भी लिख सकता है। अंडरस्टूड दिस? अच्छा, ऐसे ही अगर मैं 2m + 1 π/10 की बात करूं, तो अगर तुम m की वैल्यू 0 पुट करो, यू विल बी गेटिंग π/10। 1 पुट करो तो 3π/10, m की वैल्यू 1, ये m की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग आया। 2 पुट करेंगे तो 5π/10, 3 पुट करेंगे तो 7π/10, और 4 पुट करेंगे तो 9π/10। अच्छा, अगला क्या था? 11π/10, उसको तो हटा दिए होते क्योंकि वो पाई से बड़ा है। अब फिर उसके बाद हमको ये देखना है कि इन दोनों में कोई मैचिंग वाला है क्या जो रिपीट हो रहा हो। तो अगर तुम देखो तो ये π/2 एंड 5π/10 बोथ आर सेम। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर मेरे को गिनने हैं तो हम लोग को कभी भी सॉल्यूशंस जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होता है, मतलब दोज आर नॉट रिपीटिंग। तो मैं इन दोनों को एक ही काउंट करूंगा। तो कितने सॉल्यूशन हुए? 1 2 3 4 5 6, इसको नहीं काउंट किया क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं। 7 8। So number of solutions will be what? 8, and this will be the answer for us. इतना समझ में आ गया सबको? Is this thing clear? Yes, sir. सब लोग कमेंट करो कि हाउ टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, एंड विद द हेल्प ऑफ जनरल सॉल्यूशन हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्वेश्चन में दे दिया जाएगा थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई या 0 से 2 पाई, मतलब जो भी इंटरवल देना होगा। क्योंकि ऐसे तो अगर थीटा का इंटरवल नहीं दिया होगा तो वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे, अगर थीटा का इंटरवल नहीं दिया होगा तो हमारे को। सबको समझ में आ गया? ओके, अब देखो, अब मेथड 2 इज also very useful method for solving such type of question। तो देखो, जैसे ये क्या था, sin 9 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा।
जैसे मैंने सिखाया था ना, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सोल्यूशन क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन इंटू अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ये सोचो कि ये जो है अल्फा की तरह बिहेव हो रहा है, और ये जो है किसकी तरह बिहेव हो रहा है? एक्स की तरह। तो कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, नाइन थीटा एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन इंटू थीटा। इतनी बातें सबको क्लियर है? पहले ये बताओ। यस सर। ओके, अच्छा हमारा तो टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है थीटा फाइंड करना, मतलब थीटा को एक तरीके से सब्जेक्ट बनाना टारगेट है हमारा। तो अभी क्या थीटा सब्जेक्ट बना हुआ है क्या? बोलो, अभी क्या थीटा सब्जेक्ट बना हुआ है? नहीं, देखो थीटा का टर्म इधर भी है, थीटा का टर्म इधर भी है, और एक माइनस वन रेस टू एन है। उस माइनस वन रेस टू एन का क्या करे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि माइनस वन रेस टू एन का मतलब माइनस वन का जब इवन पावर होता तो पॉजिटिव हो जाता, और माइनस वन का ऑड पावर होता तो नेगेटिव हो जाता। तो ऐसे टाइप में क्या करते हैं हम लोग कि एक बार n को इवन ले लेते हैं, एक बार n को इवन ले लिया, 2m ले लिया, और एक बार n को ऑड ले लिया। ऑड लेने का क्या तरीका होता है? 2m प्लस वन। ऐसे लिखने से क्या हो गया? एक बार n इवन हो गया और एक बार n ऑड हो गया। अच्छा, जब n इवन होता तब इसको अगर मैं लिखने जाता तो ये क्या बनता? नाइन थीटा इज इक्वल टू n की जगह अगर आप 2m लिखो, 2m पाई प्लस, अब माइनस वन का इवन पावर है तो वो क्या बनेगा? प्लस बन जाएगा इंटू थीटा। ये चीज सबको क्लियर है? अरे वापस समझा दो ना। सर नहीं क्लियर है। देखो मैंने n को क्या रखा? 2m रखा, और 2m मेरे दिमाग में क्या है? इट इज एन इवन नंबर। n को दो दो लिया। देखो n को एक इंटीजर होना है, तो इंटीजर में क्या हो सकता है? या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। तो दो केसेस ले लिए। केस वन में n को इवन रखा, तो उसको मैथमेटिकली लिखने का क्या तरीका होता है? 2m। और केस टू में n को ऑड रखा, उसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या होता है? 2m प्लस वन। तो जब मैं n को 2m लिखता ताकि n इवन हो जाए, n इवन क्यों ले रहा हूं? ताकि ये जो माइनस वन रेज टू n है इसका काम हो जाए, ये हमारे को कोई टेंशन न दे, ये एक डेफिनेट आउटपुट दे। तो माइनस वन रेज टू इवन, बताओ माइनस वन रेज टू इवन क्या होता? प्लस होता। तो नाइन थीटा इज इक्वल टू n की जगह 2m रखा, 2m पाई। अब ये तो क्या बन गया? n अगर इवन है तो ये पॉजिटिव बन गया, तो प्लस थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया? 8 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई। तो थीटा क्या आ गया? 2m पाई बाय 4, सॉरी 2m पाई बाय 8, जो कि क्या है? m पाई बाय 4। ठीक है। अच्छा, अगर तुम देखो तो एक सोल्यूशन हमारा, एक जनरल सोल्यूशन m पाई बाय 4 आया। क्या मेथड वन में भी एक जनरल सोल्यूशन आया था क्या? देखो एक जनरल सोल्यूशन n पाई बाय 4 आया था। m या n में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो लोग तो सब लोग क्या है? इंटीजर्स बस है। कोई n n लिख दे, कोई m लिख दे, कोई p लिख दे, कोई q लिख दे, कोई r लिख दे, फर्क नहीं पड़ता। बस वो लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? n इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, n p q कुछ भी लिखो। तो एक सोल्यूशन मैच किया कि नहीं किया? बोलो भाई। किया सर।
किया ना, अभी समझ में आया सबको? अब ऐसे ही n को 2m+1 लिखूंगा मैं, और इस इक्वेशन को जब मैं लिखने जाता तो 9 थीटा इज इक्वल टू 2m+1 पाई। अच्छा, अब -1 वो क्या होता? नेगेटिव होता, मतलब यहाँ पे माइनस थीटा आ जाता। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2m+1 पाई, therefore थीटा इज इक्वल टू 2m+1 पाई बाय 10। अब देखो, जो दूसरा थीटा आ रहा है, जो दूसरा सोल्यूशन आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 2m+1 पाई बाय 10, इधर भी वही था दूसरा 2m+1 पाई बाय 10। तो हमारे जनरल सोल्यूशन सेम आए कि नहीं आए दोनों? यस सर। अच्छा, अगर जनरल सोल्यूशन से मतलब जनरल सोल्यूशन सेम आ जाएंगे, जनरल सोल्यूशन से फिर वो इंटरवल वाला सोल्यूशन निकालने आता है अपने को कि कैसे निकालना है, जैसे ऊपर बताया था। तो अब जनरल सोल्यूशन तो मैंने मेथड 2 में इस तरीके से निकाल लिया, फिर उसके बाद ये जो दो स्टेप्स हैं, ये स्टेप और ये स्टेप, ये तो एज इट इज करेंगे जैसे मेथड 1 में किया था। ओके, सो एवरीवन प्लीज कमेंट दैट कि क्या मेथड 2 क्लियर है तुम लोग को, एंटायर मेथड 2, या कुछ डाउट हो तो वो पूछ लो। जल्दी जल्दी कमेंट करो, अभी कल 7 कमेंट आए हैं, और कितने बच्चे हैं? 26-27 बच्चे हैं। सर कौन सा मेथड यूज करना इफेक्टिव है ज्यादातर? कौन सा मेथड यूज करना इफेक्टिव है ज्यादा? देखो यार, मतलब ये कुछ वैसा बोला नहीं जा सकता कि कौन सा मेथड यूज करना ज्यादा इफेक्टिव है। दैट डिपेंड्स अपॉन की क्वेश्चन किस टाइप का आता है। मतलब कुछ क्वेश्चंस में, मतलब दोनों मेथड यू कैन से कि इक्विवेलेंट टाइप के ही है। फॉर मी आई विल से कि मेथड 2 थोड़ा मेरे लिए अच्छा पड़ेगा। मैं मेथड 2 को ज़्यादा प्रेफर करूँगा एज कम्पेयर टू मेथड 1। क्यों? वो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ओके, सो आगे बढ़ा जाए क्विकली, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? cos 7 थीटा इज इक्वल टू साइन 8 थीटा। ठीक है, देन फाइंड जनरल सॉल्यूशन in terms of 2n pi plus minus alpha।
चलो मैं करके दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि एक साइड कॉस है और दूसरी साइड साइन है। तो मैंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, कॉस 7 थीटा और साइन 8 थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 8 थीटा। तो अब क्या हो गया, दोनों साइड कॉस आ गया। अब जैसे मान लो कि इसको मैंने x बोल दिया और इसको मैंने एक तरीके से अल्फा बोल दिया, तो cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। तो x इज इक्वल टू, अच्छा cos x इज इक्वल टू cos अल्फा क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को थीटा को सब्जेक्ट बनाना है। आई वॉन्ट टू मेक थीटा एज सब्जेक्ट। तो एक बार मेरे को प्लस साइन लेना पड़ेगा दोनों साइड, और एक बार मेरे को दोनों साइड माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो एक बार मैं लिखूंगा 7 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, ये प्लस साइन लिया, माइनस 8 थीटा, और एक बार लिखूंगा 7 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस 8 थीटा, ये वाला माइनस साइन लिया। ठीक है, अब इससे 8 थीटा को इधर, हाँ सर आप वो पाई बाय 2 माइनस थीटा को पहले ही cos 8 थीटा लिख सकते हैं ना? क्या हुआ, पाई बाय 2 माइनस थीटा आपने लिखा है ना सर, हाँ तो उसको हम लोग पहले ही cos 8 थीटा लिख सकते हैं ना? नहीं देखो ये साइन 8 थीटा था, इधर कॉस था, तो मैं सोचा कि इधर भी कॉस वाला टर्म आ जाए, तो साइन 8 थीटा को कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखेंगे। तुम सोचो ना, कॉस ऑफ 90 माइनस 8 थीटा क्या होगा, वो साइन 8 थीटा बनेगा ना। तो वैसे ही साइन 8 थीटा को क्या लिख लिया, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 8 थीटा। तुम क्या पूछ रहे हो? सर यही पूछ रहे हैं। समझ में आ गया ना? हाँ। चलो ओके, अब इस माइनस 8 थीटा को इधर लेके आ गए, तो यू विल बी गेटिंग 15 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाय 2 पाई, सही लिखा है ना, या 4n प्लस 1 पाई बाय 2, दिस इज व्हाट 15 थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, 4n प्लस 1 पाई बाय 30, ये थीटा हो जाएगा। अब इधर अगर मैं इधर लेके आऊं मैं, तो माइनस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस 2n पाई प्लस पाई बाय 2। थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 2n पाई प्लस पाई बाय 2। तो अब देखो जो माइनस है यहाँ पे, तो n एक इंटीजर है ना, तो क्या मैं माइनस 2n को कुछ 2m टाइप का लिख सकता हूँ, जहाँ पे m भी एक इंटीजर हो। ये बात समझ में आ रही है? कैन आई राइट माइनस 2n f 2m, जहाँ पे m भी एक इंटीजर हो?
तो यहाँ पे थीटा क्या आ गया 2m पाई प्लस पाई बाय 2 या 4m प्लस 1 पाई बाय 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर विल बी थीटा इज 4n plus 1 pi by 30 and 4m plus 1 pi by 2। ये इसका जनरल सोल्यूशन होगा। सर वो 2m पाई का एक्सप्लेन करो ना सर आप सर। माइनस 2m कैसे बना? हाँ देखो तुम अगर ऐसे सोचो कि n जो है वो क्या है, इंटीजर है, जैसे -2n पाई है और n इंटीजर है, तो ये क्या क्या बन सकता है? जैसे मान लो n की वैल्यू 0 पुट की तो 0 बन गया, n की वैल्यू 1 पुट की तो -2 पाई बन गया, n की वैल्यू 2 पुट की तो -4 पाई बन गया। अच्छा n की वैल्यू -1 पुट की तो 2 पाई बन गया, n की वैल्यू -2 पुट की तो 4 पाई बन गया, ऐसे। तो ये जो -2n पाई है वो कैसा सेट दे रहा है? वो ऐसे टाइप का सेट दे रहा है, ठीक है। अगर मैं 2m पाई की बात करूं, यहाँ पे अगेन m इंटीजर है, तो मेरे को बस मैटर क्या करता है कि जो सेट ऑफ सोल्यूशन आ रहा है वो सेम होने चाहिए, बस ये मैटर करना चाहिए। तो m की वैल्यू 0 पुट करूं तो 0 आएगा, m की वैल्यू 1 पुट करूं तो 2 पाई आएगा, 2 पुट करूं तो 4 पाई आएगा, m की वैल्यू -1 पुट करूं तो -2 पाई आएगा, -2 पुट करूं तो -4 पाई आएगा। तो जो सेट ऑफ सोल्यूशन यहाँ से राइज हो रहा है और जो सेट ऑफ सोल्यूशन यहाँ से राइज हो रहा है, क्या वो एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है? यस सर। तो इसलिए -2n को 2m भी लिख दिया, क्योंकि हमको बस, क्योंकि यहाँ पे n और m एक इंटीजर है। अगर नेचुरल नंबर होते तब मैं नहीं लिख पाता, जैसे मान लो -2n होता, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर होता, उसको मैं 2m नहीं लिख पाता जहाँ पे m भी एक नेचुरल नंबर हो जाए, क्योंकि ये क्या देता, ये ऐसा देता 0 -2 -4 देता, और ये क्या देता 0 2 4 देता, जो कि डिफरेंट हो जाते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे n और m इंटीजर्स हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है, तो जो सेट ऑफ सोल्यूशन अराइज हो रहा होता वो सेम होता है, ठीक है। यस सर, एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करो ना सर, टॉपिक है। हाँ इसको मिटा दो जो फालतू की चीजें। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है? एक बार सब लोग कमेंट करेंगे, इज दिस पॉइंट क्लियर? देखो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा नीचे कर दो, बीच का सेक्शन देखो। यहाँ पे सॉल्व हो गया है अपना, मतलब यहाँ पे खत्म हो गया सॉल्यूशन। उसके बाद तो कुछ ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा था। तो आगे बढ़ा जाए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये 2 sin square x plus root 3 cos x plus 1 is equal to 0।
सर इक्वेशन का करना क्या है? हाँ, इसका वही जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सोल्यूशन फाइंड करो इसको। सर इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगेगा क्या? नहीं नहीं, इसमें जो है कॉस में क्वाड्रेटिक बनाओ, हाँ सर बना दिया सर। फिर सॉल्व करो उस क्वाड्रेटिक को।
हुआ। देखो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो तुम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस रूट 3 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, 2 प्लस 1 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर प्लस रूट 3 कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस रूट 3 कॉस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऐसे हो जाएगा, माइनस 2 रूट 3 प्लस रूट 3। अब 2 कॉस कॉमन निकाल दो, तो कॉस माइनस रूट 3, और रूट 3 कॉमन निकाल दो, तो कॉस माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो एक जगह से आ जाएगा cos x माइनस रूट 3, और दूसरी जगह से आ जाएगा 2 cos x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो इधर से cos x इज इक्वल टू रूट 3 आ गया, और इधर से cos x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। ठीक है। अच्छा, cos x इज इक्वल टू रूट 3 हो सकता है क्या कभी? नो। नहीं, cos x तो मैक्सिमम 1 तक जाता है ना, तो cos x इज इक्वल टू रूट 3 तो हो नहीं सकता। अच्छा, cos x इज इक्वल टू रूट 3/2, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, cos ऑफ अल्फा, मतलब रूट 3/2 को हम लोग cos ऑफ पाई माइनस पाई/6 लिख सकते हैं, विच इज cos 5 पाई/6। तो x इज इक्वल टू, जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई/6। यही हमारा क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन। और इधर से तो कोई सोल्यूशन आ ही नहीं रहा है। समझ में आया सबको? यस सर। सब लोग एक बार चैट बॉक्स में बताओ, क्लियर है ये? ओके। तो अब देखो, जैसे क्वेश्चन है 4 cos थीटा माइनस 3 sec थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और लिख लो, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन तीनों के तुमको जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। फाइंड जनरल सोल्यूशन, ये तुम लोग का होमवर्क है। सर मुझे एक डाउट था सर, मतलब सेक टू थीटा और कोसेक टू थीटा होता है, उसमें 1/sin और 1/cos से हो जाएगा ना? हाँ हाँ, sec 2 थीटा मतलब 1/cos 2 थीटा। हाँ। ओके, इतनी बात समझ में आ गई तुम लोग को? सो दिस यू हैव टू डू एज एन होमवर्क, ये 3 क्वेश्चन प्लस और क्या होमवर्क करना है जो आज मैंने दिया है, अराउंड 24 to 25 क्वेश्चन। सर वो आपने जो दिया है वो
इक्वेशंस का है कि आइडेंटिटीज का है? आइडेंटिटीज का है वो आइडेंटिटीज का है। यस ओके, तो आई होप सबको समझ में आ गया आज जो पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में प्लीज रिवाइज करके आना। तुमको क्या क्या रिवाइज करना है मैं बता देता हूँ। तुमको जो है जो पुराने फॉर्मूलेज हैं वो रिवाइज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, प्लस उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का अभी तक पढ़ाया है वो रिवाइज करना है। समझे? यस सर। चलो, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अपने थैंक यू ट्यूसडे को मिलेंगे। थैंक यू सर। गुड बाय।